डीबीबी 4 भी होमवर्क रहेगा आपका। चलिए ये रख दूं आपके पास, यही रखे रहा साइड में, कभी जरूरत होगी तो। आयु पैक के लिए अब इस वीक में समय निकल जाएगा, क्योंकि मेरी क्लासेस जो है वो 3 सुबह होती है, 2 शाम को होती है। तो अभी एक बैच में मर्ज करवा रहा हूँ, वो बैच मर लाते हो। तो चलिए हम लोग शायद आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर खत्म कर लिया। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर पढ़ लिया आपने? अच्छा, जीआई स्टार्ट हो गया था क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट करना है। अच्छा, आपको अगर कभी 2 आइसोमर दिए जाए तो स्ट्रक्चरल स्टीरियो के बीच में डिफरेंस करना आता है ना, तो बस बढ़िया है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि ये वाला स्ट्रक्चरल है, तो स्ट्रक्चर में से जो 5-6 होते हैं उन्हीं में से होगा, और पता चले कि ये अगर आपका स्टीरियो है तो स्टीरियो में से जो 3 होते हैं उनमें से एक होगा। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है ये उस सिस्टम में होता है जहां पर रोटेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा हो, मतलब एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरा एटम रोटेट ना करता हो। अगर एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम की रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है रूम टेम्परेचर पे, तो वहां पर जीआई नहीं होता। मतलब जीआई वहां होता है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, जैसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, साइकिल हो, या कभी कभी ओवर क्राउडिंग की वजह से भी जीआई नहीं होता। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। शायद कुछ पढ़ भी लिया था हमने, जीआई स्टार्ट कर लिया था। ओके अच्छा, याद रखना जीआई वहां होता है जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम हो। जैसे मान लिया कहीं पर 2 मॉलिक्यूल हैं, उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है। ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के स्थान पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है और साइकिल भी हो सकता है। अब इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम में के चारों तरफ एटम या ग्रुपों का अरेंजमेंट अगर अलग अलग नजर आए, समझ में आ गया, तो उसे कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे मान लिया इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम में इस साइड जुड़े हैं यहाँ पर जेठा भाई, ठीक है, दोनों जेठा भाई, ठीक है, और इधर है दया भाभी, और दूसरे साइड में इधर है अय्यर भाई, और इधर है, ठीक है, बबीता भाभी बैठी, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम में यह एक अरेंजमेंट है, बातें मत करिए। मतलब ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम में ये जेठा भाई और अय्यर भाई सेम साइड है, नजदीक है ना, और ये दया भाभी और बबीता भाभी जो है ये नजदीक है एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन अगर एक दूसरा ही रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम ऐसा है, एक और मॉलिक्यूल है जिसमें भी यही सब है, परंतु यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, यहाँ पर जेठा भाई और दया भाभी तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर ये, यहाँ पर ये बबीता भाभी का जो डायरेक्शन है उसी साइड है जिस साइड जेठा भैया है ना। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम के चारों तरफ ये एटम या ग्रुपों का जो अरेंजमेंट है या ये लोगों का जो अरेंजमेंट है ये अलग है, आया समझ में? तो इनको बोलेंगे कि ये दोनों, इनके बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, ये कहलाएंगे जीआईस, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स समझ गए आप लोग? तो आप लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। द स्टीरियो आइसोमर्स, द टू स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच डिफर टू ईच अदर ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब क्या हर कंपाउंड दुनिया में जीआई शो करता है? हमारे एग्जाम में अक्सर इस पर एक सवाल आता है। जब भी जीआई से सवाल आता है तो इस पर आता है कि क्या हर कंपाउंड जीआई करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए याद रखो कंडीशन फॉर जीआई, हमने घुमाया नहीं, मतलब ये दुनिया में एक ऐसा मॉलिक्यूल है और एक ऐसा मॉलिक्यूल, इसमें घुमाते नहीं है, दो ग्रुपों की जगह बदल देते हैं, इंटरचेंज करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं एग्जांपल, अच्छा ये नहीं समझ में आया, ओके, तो आप टीवी नहीं देखते, ठीक है फिर, ठीक है। जैसे ये लो रियल एग्जांपल, पहले आप बताइए यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है कि नहीं है? है, डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड के चारों तरफ जो है ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, बड़े साइज का जो क्लोरीन है ये सेम दिशा में, और यहाँ पर जो बड़े साइज का क्लोरीन है ये अक्रॉस है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का इंटरेक्शन होगा वो अलग लेवल का होगा, और यहाँ पर जो होगा वो अलग लेवल का। यहाँ पर हाइड्रोजन की साइज थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर दो बड़े ग्रुप एक तरफ है, छोटे भी एक तरफ है। यहाँ पर एक बड़े ग्रुप के साइड में कौन सा ग्रुप है बताओ? छोटा। तो इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं क्योंकि इनकी आईयूपीएसी नेम सेम है। और स्टीरियो आइसोमर में कौन सा आइसोमर है? ये कमरे के टेंपरेचर पे एक दूसरे में नहीं बदल सकते, क्योंकि 1 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लगातार आवाज आ रही है, कोई बच्चे बात कर पीछे, ठीक है। ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये 1 कार्बन और 2 कार्बन एक दूसरे के साथ किससे जुड़ा है बताओ? डबल बॉन्ड से। तो उस समय इनको क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आया समझ में? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहां होगा जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। तो कंडीशन फॉर जीआई, कंडीशन फॉर जीआई, अच्छा कंडीशन फॉर जीआई में हम आपको बताएं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ज्यादा दिमाग वाला तरीका बताएं या कम दिमाग वाला तरीका? ट्रिक वाला बताएं, क्योंकि आप लोग के दिमाग अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है, आप फील करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, मैं ज्यादा दिमाग वाला तरीका बता दूं, ज्यादा दिमाग वाला तरीका या ज्यादा दिमाग वाला मेथड, ठीक है। याद रखना, आप बोलेंगे बाकी तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्टली स्ट्रक्चर हमें दिखना चाहिए, और यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर नहीं दिखता तो जो टफ सवाल है वो आपसे गलत हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर आपको दिखना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ग्रुप कहाँ पर है। तो कभी भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम हो, ये डबल बॉन्ड और साइकिल में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हैं, एक ए है और एक यहाँ पर बी है। यहाँ पर भी 2 ग्रुप लगे हैं, एक ए है और एक बी है। किसी भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम में किसी भी एटम के 2 ग्रुपों को यदि आपस में इंटरचेंज कर दे, इनकी जगह को आपस में इंटरचेंज कर दे, तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। तो अगर ऐसा कहीं पर है तो वो मॉलिक्यूल क्या शो करेगा? जीआई शो करेगा। जैसे यहाँ पर अभी जो ए है ये अल्फाबेट ए वाले ये एक तरफ है,
ठीक है, और ये बी एक तरफ है, लेकिन अगर ए और बी की किसी भी किनारे पर ए और बी की जगह आपस में इंटरचेंज कर दें तो यहां पर प्रॉपर्टी बदल जाएगी, या एरियल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये देखो, अब पक्का यहाँ का जो इंटरेक्शन लेवल होगा वो ए अल्फाबेट और ए के बीच में है, ए की साइज अलग होगी, बी की साइज अलग, एटम अलग है तो पक्का इसमें अंतर होगा। आया समझ में? तो यहाँ की प्रॉपर्टी अलग होगी और यहाँ की प्रॉपर्टी अलग होगी, तो इनको जीआई कहेंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के दो ग्रुपों को इंटरचेंज कर दें और उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से चेंज हो जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या शो करता है? जीआई शो करता है। वो मॉलिक्यूल क्या शो करता है? अगर हम सिंपल एग्जांपल देंगे तो आप उसका जवाब तो दे देंगे, जैसे मैंने पूछा ही, आप इसको लिख दें, आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर बीआर भी लिख सकते हैं, ड्यूटेरियम। यहाँ पर लेफ्ट कार्बन या राइट कार्बन किसी भी कार्बन के दो ग्रुपों को अगर इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर, ये प्रॉपर्टी चेंज। यहाँ याद रखिएगा, जो बड़े साइज के हेलोजेंस हैं दे आर सेम साइड टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, हियर द बिगर साइज या लार्ज साइज हेलोजेंस आर अक्रॉस टू ईच अदर, देयरफॉर इनकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा? मिसमैच होगा, इसलिए आपस में जीआई शो करते हैं, इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़े कठिन होंगे, जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि इसमें लगातार दो डबल बॉन्ड पाया जाए। इसे नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं, स्पेस कम। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जीआई होगा कि नहीं होगा, तो अब यहाँ पर अगर हम इनकी जगह आपस में बदलते हैं तो इनके बीच में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, इनके बीच में डिस्टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर जो है वो याद रखिएगा, ये इनके बीच में जो ये ग्रुप है, ये अगर वर्टिकल है तो ये क्या है बताओ? हॉरिजॉन्टल है। तो स्ट्रक्चर आपको एक्जैक्टली पता होगा तभी आप कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन, अगर ये एक ऊपर है हाइड्रोजन नीचे है, तो यहाँ का जो ब्रोमीन हाइड्रोजन ये बोर्ड पर बाहर होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा बताओ? पीछे होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए। आप आई मेरे पास आई, नोटबुक लेके आप भी आई, पेन लेके आइएगा 3। आप सब जानते हैं ना कि लगातार जो बॉन्ड होते हैं, आ जाओ, ये वर्टिकल होता है तो दूसरा क्या होगा बताओ? मतलब ये परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों होता है? ये क्यों लगातार दो डबल बॉन्ड हो गए, लगातार लगे हैं, किसी कार्बन पे लेफ्ट भी बॉन्ड है और राइट भी बॉन्ड है, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सोचो, मैं तब तक जवाब बताऊं। वेरी गुड, किसने बताया? कुछ भी ना मिले तो स्टेबिलिटी बता दो। एक पे एक बुक और चाहिए, एक मिनट। कुछ ना मिले तो क्या बता दीजिए? अच्छा, अब ऐसे डॉक्टर, मतलब अगर आपके इलाज कराने कोई जाए तो कुछ ना मिले तो एंटीबायोटिक खिला दो उसको, है ना भाई, अंदर शरीर तो खुद ही लड़ लेगा। मैं आपको बताऊं, अगर किसी कार्बन पे दो लगातार बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो एक अगर पाई बॉन्ड वर्टिकल होता है तो दूसरा पाई बॉन्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। पकड़ो बेटा, ये आप इधर से खड़े हो जाएं, क्योंकि इधर वाले भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो पेन आपको यूज करना है, ऐसे, ये बिहार ऐसे पकड़िए, ऊपर बिहार है नीचे हाइड्रोजन, पकड़ो, ऊपर बिहार है नीचे क्या है? हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर ये आपका हो गया बिहार, एक हाइड्रोजन दे देना भाई, हाइड्रोजन हो गया। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। क्या फर्क पड़ता है कि बिहार को नीचे कर दें और हाइड्रोजन को ऊपर कर दें? डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होगा। अभी हम ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, अभी हम नीचे की तरफ, प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए जीआई शो नहीं करता। कभी भी याद रखिएगा, किसी भी पाई बॉन्ड से जुड़ा जो ग्रुप होता है, एक अगर हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है अगर ग्रुप, तो पाई बॉन्ड वर्टिकल होगा, अगला पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होता है, अगला वाला क्या होता है बताओ? वर्टिकल। ये लगातार ऐसे होता है। और ये जो बीच में कार्बन होता है, बीच में कार्बन के साथ दो पाई बॉन्ड, इधर आपका हॉरिजॉन्टल है, इधर क्या है बताओ? वर्टिकल। देख लिया आपने इसको? अच्छा, अगर एक ही पाई बॉन्ड होता है, रुक जाओ बेटा, अब लगाओ यहाँ पर बिहार। अब देखो, पाई बॉन्ड के ग्रुप हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये ग्रुप ऐसे नहीं आएंगे। ये पाई बॉन्ड का प्लेन अगर ये है तो ये ग्रुप ऐसे आएंगे। ये किनारे वाले ग्रुप सेम प्लेन में है ना? ये अगर बिहार है, ये एच है, ये बिहार है, ये एच है। तो अब अगर इनकी डिस्टेंस हम चेंज करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ? चेंज होगी। तो अब हमें एक्जैक्ट स्ट्रक्चर विजुलाइज होना चाहिए, समझ में आ गया? अब आपका जवाब दूं कि क्यों लगातार पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल बनाता है। ये बीच में ये जो कार्बन होगा, इस बस ठीक है, थैंक यू, हाँ आपका काम है, थैंक यू, ठीक है, अब मैं बता दूंगा, ठीक। ये बीच में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं पी ऑर्बिटल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक पी ऑर्बिटल ये वाला पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला पी ऑर्बिटल ऐसे पाई बॉन्ड बनाएगा, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, पाई बॉन्ड जिस भी प्लेन में होता है, ग्रुप हमेशा उसके ऊपर क्या होते हैं? नीचे होते हैं। आया समझ में आपको? अच्छा, ये थोड़ा सा महंगा तरीका छोड़ो, मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, वो कभी फेल नहीं होता है, आप उस ट्रिक को यूज करिए, कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी सही हो जाए। मेथड 2 क्या लिखें? नहीं, कम दिमाग नहीं कह सकते किसका ये पे? ठीक, अब हम पढ़ेंगे, छोड़ो, मेथड 2। फर्स्ट आपको ढूंढना है, देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। क्या होना चाहिए बताओ? देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। लगातार कुछ कोई बच्चा बात कर रहा है, अब डाउट मैं इसी से पूछूंगा। ओके, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है? साइकिल, या साइकिल प्लस डबल बॉन्ड दोनों हो सकता है, एक्सेट्रा। मतलब रोटेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन पर रोटेट ना करे, या एक कार्बन जिस पर दो ग्रुप है दूसरा कार्बन है वो रोटेट करके दूसरे में बदल ना पाए। नंबर 2, अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा तो डबल बॉन्ड के जो लेफ्ट कार्बन और राइट कार्बन है, टर्मिनल कार्बन है, इस पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। मतलब लेफ्ट टर्मिनल पे जो ग्रुप है आपस में अलग होने चाहिए। यहाँ पर एक अगर एक्स है तो दूसरा क्या होना चाहिए? वाई। ऐसे ही राइट वाले कार्बन पर अगर एक्स है तो दूसरा क्या होना चाहिए? वाई। मतलब अगर डबल बॉन्ड आपने देखा तो उसके टर्मिनल कार्बन पे चले जाओ, टर्मिनल कार्बन पे जो ग्रुप है एक्स और वाई ये डिफरेंट होना चाहिए, और राइट टर्मिनल कार्बन के ग्रुप आपस में क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो लेफ्ट कार्बन के दो ग्रुप हैं हो सकता है वही वाले दोनों ग्रुप राइट कार्बन पे हो, और हो सकता है कि लेफ्ट पर जो दोनों ग्रुप हैं वो राइट वाले दोनों ग्रुप से डिफर करे। हमारा कंडीशन, हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि सेम कार्बन पे सेम ग्रुप, एक कार्बन पे जो है सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, और ऐसे मिनिमम दो कार्बन होने चाहिए। एक पर भी सेम ग्रुप हो गया तो जीआई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अगला, अगर आपको साइकिल मिल जाए, जैसे मान लिया कोई साइकिल मिल जाए, तो साइकिल में दो एटम ढूंढने हैं। देखो बाहर की तरफ इस पर दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है, तो बाहर की तरफ दो ग्रुप हमें ऐसे ढूंढने हैं जिस पर अलग अलग वैलेंसी वाले ग्रुप लगे, या दो एटम ऐसे ढूंढने हैं जिस पर डिफरेंट वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। तो एक मिल गया जिस पर एक एक्स है और एक क्या है बताओ? वाई है। ऐसे ही एक कार्बन, इन पांचों में से, इन चारों में से बचे हुए एक कार्बन और ढूंढो जिस पर अलग अलग ग्रुप हो। बस याद रखना ऐसे, साइकिल के दो एटम ढूंढो जिस पर अलग अलग ग्रुप हो तो भी जीआई होगा। और जो तीसरी कंडीशन है
ये तो चारों ग्रुप हो गए, इस कार्बन के दो ग्रुप और इस कार्बन के दो ग्रुप, साइकिल में इस कार्बन के ये दो ग्रुप और इस कार्बन के दो ग्रुप, दीस फोर ग्रुप शुड बी इन सेम प्लेन, या ये परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आप ये कहें, या दे शुड बी इन सेम प्लेन, अगर सेम प्लेन में होंगे या नियरली सेम प्लेन में होंगे तो इनके बीच एरियल डिस्टेंस चेंज होगा। तो लिख सकते हैं एक्स एंड वाई ऑफ बोथ एटम शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या और दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं और दे शुड बी इन सेम प्लेन, दे शुड बी इन सेम प्लेन और नियरली सेम प्लेन। पक्का? बढ़िया आगे हम लोग। हाँ, ये किसी भी दो कार्बन पे हो सकता है, ये पास में हो तो भी चलेगा, 1 2 पे हो, एक 1 पे हो एक 2 पे हो तो भी चलेगा, 1 पर 3 पे हो तो भी चलेगा, 1 पर 4 पर हो तो भी चलेगा, किसी भी एटम पर हो, ठीक है। बस इतना याद रखना। आप प्लेन कैसे पता करते हैं? तो प्लेन के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। प्लेन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। या मैं आपको ट्रिक बता देता हूं प्लेन कैसे हम चेक करते हैं। स्ट्रक्चर अगर आप नहीं विजुलाइज होता तो आप इससे काम चला लें, कभी भी याद रखिएगा। ना मैं आपको प्लेन चेक करना बताता हूं। आप ग्रुप से स्टार्ट करें। सबसे पहले तीनों कंडीशन होना जरूरी है। कौन सी कंडीशन जरूरी बताओ? सिर्फ ये तीन कंडीशन, आरआरएस मतलब डबल बॉन्ड या साइकिल होते ही आप आगे बढ़ जाओ। सेकंड कंडीशन डबल बॉन्ड में लेफ्ट कार्बन राइट कार्बन दोनों की वैलेंसी डिफर करनी चाहिए, और साइकिल हो तो दो कार्बन का अलग ग्रुप होना चाहिए। तो चलिए आप मुझे बताइए यहां पर आरआरएस है कि नहीं है? लेवल 1 आप पास हुए कि फेल? पास। लेवल 2 लेफ्ट कार्बन के दोनों ग्रुप की वैलेंसी अलग, राइट कार्बन के दोनों ग्रुप की वैलेंसी अलग। अब इनके प्लेन चेक करते हैं। माना ये क्लोरीन वर्टिकल है, माना ये क्लोरीन, तो इससे जुड़ा, ये वर्टिकल ग्रुप से जुड़ा जो बॉन्ड होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये अगर क्लोरीन हाइड्रोजन वर्टिकल है तो ये कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड होगा ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। अगला बॉन्ड तो अगला ग्रुप क्या हो जाएगा? वर्टिकल। तो अब किनारे वाले ग्रुप परपेंडिकुलर नहीं है, दे आर इन सेम प्लेन। तो ये तीसरा कंडीशन भी पास हो गया। तो दिस कंपाउंड विल सो जीआई, इसमें जीआई होगा। नंबर 2 कंपाउंड हम यहां पर चेक करें। अब यहां पर डबल बॉन्ड है, ये तो दिख रहा है, लेफ्ट कार्बन के ग्रुप अलग है, राइट कार्बन का ग्रुप अलग है। प्लेन चेक करें, या माना ये हॉरिजॉन्टल है, मान लिया, हम मान रहे हैं इसको, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिससे जुड़ा है ये वाला बॉन्ड क्या होगा? सुनाई नहीं दिया? वर्टिकल। अगला बॉन्ड, नेक्स्ट ये ग्रुप क्या हो जाएगा? वर्टिकल। अब बताइए किनारे वाले ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट प्लेन में हो गए, इसलिए जीआई सो इट विल नॉट सो जीआई, इट विल सो जीआई। व्हाट अबाउट दिस? यहां पर अब आपके दिमाग में चल गया इवन नंबर और ऑड नंबर वाला खेल चल गया कि लेफ्ट कार्बन और राइट कार्बन में सारे डबल बॉन्ड को जोड़ने पर इवन आए तो किनारे वाले ग्रुप डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे, ऑड आए तो सेम प्लेन में आ जाएंगे। तो उस आधार पर इसमें जीआई नहीं होगा, इसमें भी 1 2 3 4 5 इसमें जीआई होगा, इसमें जीआई ये लेफ्ट कार्बन पर। अब देखो साइकिल है, अब हम साइकिल है तो साइकिल के दो कार्बन पर डिफरेंट वैलेंसी है कि नहीं है? यहां पर एक CH3 और एक हाइड्रोजन, यहां पर एक Cl और एक हाइड्रोजन, दो कार्बन का अलग ग्रुप मिल गया। इनके प्लेन चेक करो। अगर ये वाला मिथाइल और हाइड्रोजन वर्टिकल होगा तो ये रिंग हॉरिजॉन्टल होगी, और ये Cl और H हो जाएंगे ये वर्टिकल, दे आर आल्सो इन सेम प्लेन। या इनके बीच में एक ही रिंग है और एक रिंग ऑड नंबर है, यहां पर बताएं नहीं होगा। जैसे पाई बॉन्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक वैसे रिंग भी होती है। यहां पर होगा कि नहीं होगा? जीआई होगा ना? जीआई तो अच्छा ओके, यहां पर जीआई होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए आपको तो कर लेंगे आपको। अच्छा एक दो और कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैं ये पूछूं, जैसे पाई बॉन्ड अरेंज होते हैं ना, ठीक वैसे ही आपका साइकिल्स भी अरेंज होते हैं। जल्दी से बता दें आप, इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा? अब साइकिल इसमें तीन, अब ध्यान से तीनों को कंबाइन करके भी चेक कर सकते हैं, अलग अलग भी चेक कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इसमें तीन साइकिल है तो तीनों साइकिल में एक ही करके चेक करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर इस साइकिल में इस किनारे देखें तो एक मिथाइल है, एक छिपा हुआ हाइड्रोजन है, इधर एक मिथाइल है, एक छिपा हुआ हाइड्रोजन है, इनके बीच में तीन साइकिल है तो ये मिथाइल हाइड्रोजन सेम प्लेन में आ जाएंगे। चेक करो, ये आप समझ गए ना? तो यहाँ पर जीआई होगा क्योंकि ये ग्रुप वर्टिकल है, तो ये जो साइकिल है ये हॉरिजॉन्टल होगा, अगली साइकिल वर्टिकल, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। इवन नंबर ऑफ साइकिल हो तो वहां पर किनारे वाले ग्रुप सेम प्लेन में आ जाएंगे, और नंबर ऑफ साइकिल हो तो किनारे वाले ग्रुप क्या हो जाएंगे? बताओ किनारे वाले ग्रुप क्या आ जाएंगे? मैं उल्टा बोल गया क्या? अच्छा इवन नंबर हो तो किनारे वाले ग्रुप डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे, और अगर ऑड नंबर है तो सेम प्लेन, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर जीआई नहीं होगा, यहाँ पर जीआई बोलो होगा। ओके तो कुछ क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, कर लेंगे। यहाँ पर जीआई होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर जीआई, अच्छा मैं आपसे पूछूं, ये यहाँ पर जीआई होगा कि नहीं होगा? होगा क्योंकि एक लेफ्ट कार्बन पर हाइड्रोजन और मिथाइल है, राइट कार्बन पे हाइड्रोजन और मिथाइल है, क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड और साइकिल ऑड नंबर है तो किनारे वाले ग्रुप क्या आ जाएंगे? सेम प्लेन में, इसलिए जीआई होगा। तो आई थिंक आपको जीआई कहां होगा कहां नहीं होगा ये समझ में आ गया, बस गेम प्रैक्टिस का है और थोड़ा अलर्ट। अच्छा किसी कंपाउंड में साइकिल और डबल बॉन्ड दोनों है तो एक बार डबल बॉन्ड से चेक करो और एक बार किससे चेक करो? साइकिल से। किसी से भी जीआई अगर हो रहा हो तो वो कंपाउंड जीआई शो करे। तो ये थर्ड फोर्थ एक्सप्लेन कर दूं। देखिए सीधा सीधा बेटा, इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है? इस कार्बन पर ये दो अलग ग्रुप है कि नहीं है? एक H एक CH3 है, और यहाँ भी राइट का, यहाँ पे ये कार्बन पर एक CH3 एक हाइड्रोजन है कि नहीं बेटा? ठीक है। अब हमें इनके प्लेन चेक करना। माना ये मिथाइल और हाइड्रोजन वर्टिकल है तो ये वाला बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होगा, ये साइकिल क्या हो जाएगी? वर्टिकल, और ये ग्रुप क्या हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल। तो राइट साइड के हाइड्रोजन मिथाइल हॉरिजॉन्टल है और ये लेफ्ट साइड वाले वर्टिकल है, देयरफॉर दे आर नॉट इन सेम प्लेन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे विल नॉट सो जीआई। इसमें हाइड्रोजन मिथाइल की पोजीशन आप चेंज करेंगे तो पोजीशन प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। इसमें अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक CH3 है, ठीक है। माना ये वर्टिकल है तो ये पाई बॉन्ड जिससे ये जुड़ा है ये हॉरिजॉन्टल, अगला पाई बॉन्ड वर्टिकल, ये वाला पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल, और ये मिथाइल हाइड्रोजन क्या है? वर्टिकल। दे आर इन सेम प्लेन, देयरफॉर दे कैन सो जीआई। पक्का? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। पहले तो आपके लेवल का दूंगा, लेवल 1 जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, फिर उससे थोड़ा टफ लेवल देंगे और फिर उससे थोड़ा और टफ लेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कितने लेवल तक आप सही करते हैं।
ट्राई करें, आपकी तैयारी हम चेक करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर। ये सिर्फ होमवर्क होमवर्क क्वेश्चन है। डिसाइड मॉलिक्यूल among following which can show GI, which can't show GI? नंबर 1 1,2-dichloroethane। नंबर 1 1,2-dichloroethane। हम IUPAC नेम और ये दोनों एक साथ पूछ रहे हैं। इथेन इथेन 1,2-dichloroethane लिख दूं क्या? लिखवाओ मत मुझसे, है ना, पैसा मत वसूलो, ठीक है। 1,2-dichloroethane। अच्छा नेक्स्ट 1,2-dichloroethene लिखते जाओ, लिखते लिखते आ जाएगा, है ना। 1,2-dichloroethene, इथीन। थोड़ी बहुत नेमिंग, इस बैच में बैठे हो मतलब आपको नेमिंग थोड़ी बहुत आती है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें थोड़ी बहुत ही चाहिए बाकी। ओके नेक्स्ट अगला इथीन, इथीन, प्रोपीन, प्रोपाइन, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन नहीं होगा। अच्छा 2 ब्यूटीन लिखते जाओ, होगा नहीं होगा बाद में बताना, लिखते जाओ। 2 क्या लिखा? 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल, मिठाई नहीं मिथाइल, MITHYL, मेरे बोलने में शायद मिठाई निकल रहा हो, है ना। 2 मेथिल या मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन हो गया। 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन देखते जाओ। हाँ लिख लिया, कितने क्वेश्चन लिखा? ठीक है। मिथाइल लिखो, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मेथिल साइक्लोहेक्सेन, मेथिल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल या मेथिल साइक्लोहेक्सेन। मैं मिठाई निकल रहा था इसलिए बार बार मैं मेथिल बोल दिया, है ना। तो मैं जो है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगला लिखें 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसके बाद डैश लगाना क्या आएगा? 1,1-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर लिखो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अभी लिखने में मजा आ रहा है ना। फिर 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर लिखो साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, पेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन। साइक्लो मतलब साइकिल, पेंट मतलब 5, ओन मतलब कीटोन, साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है। अब लिखो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, 2,5-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, 2,5-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, 2,5-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। नेक्स्ट लिखते जाओ, हो गया। 2,3-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, 2,3-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। नेक्स्ट 2,3-साइक्लोपेंटाडाइओन, 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 2,3-साइक्लोपेंटाडाइओन। इसे लिख सकते हैं साइक्लोपेंटा 2,3-डाइओन, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला लिखते चलो, इथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन, इथाइलिडीन, ETHYLIDEN, इथाइलिडीन साइक्लो क्या लिखेंगे? पेंटेन। वेरी गुड। ओके लिखो 1 इथाइलिडीन 2 मिथाइल साइक्लो, 1 इथाइलिडीन। ये मैं आप IUPAC नेम टेस्ट कर रहा हूं, क्या आपको पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, जो गलत करेंगे वो बताना पड़ेगा वहां तक। क्या लिखेंगे? 1 इथाइलिडीन 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 2 3 3 क्लोरो, 1 मिनट 1 मिनट, 1 क्लोरो 3 इथाइलिडीन, 1 क्लोरो 3 इथाइलिडीन, 1 क्लोरो 3 इथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन। ओके काफी कुछ हो गया है ना। नहीं नेक्स्ट लिखो साइक्लो, साइक्लोडेकिन, साइक्लोडेकिन, डेक इन, CYCLO, साइक्लो DEC डेक और ENE इन, साइक्लोडेकिन, साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोऑक्टीन OCT ऑक्ट, 8 ऑक्ट मतलब 8। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सीन, हेक्स 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन नहीं ब्यूटीन पूरा लिखो है ना, साइक्लोब्यूटीन। और नेक्स्ट अगला, अबे लिख तो लो यार। अगला है 1 2 3 3,6-डाइमिथाइल, 3,6-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3,6-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3,6-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। कितने सवाल हो गए? 2 और दे दें। अब कुछ मैं भी लिख लेता हूं, अभी तक तो आपने ही लिखा है कुछ, में यहां तक तो आपने लिख लिया। अब बातें मत करो, नहीं तो जिसने जो जो बात कर सकता है मैं उसी को बुला बुला के सवाल पूछूंगा, ठीक है। हाँ अभी मैंने लेवल 2 के ही सवाल दिए, लेवल 1 अभी 3 4 नहीं, अभी टफ लेवल नहीं आया। टफ लेवल भी दूं क्या आपको? इतना करके आओगे उसके बाद देंगे। हाँ चलो अच्छा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बस कर दें?
34, 35, 31, 32, 33, 34, बाकी नंबर इधर उधर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लिया? 3 डजन तो होनी चाहिए कम से कम, 3 डजन है। ये तो बच्चों तुम्हारे पास ही रहेगा, कहा इतना जिंदाबाद मुर्दाबाद करते क्या? अच्छा अच्छा, एक बात बता दूं, लोन पेयर को भी हम क्या एक ग्रुप मानते हैं? लोन पेयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए ग्रुप। लोन पेयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए ग्रुप। जैसे नाइट्रोजन पे देखा जाए तो यहाँ 2 ग्रुप माना जाएगा, एक लोन पेयर और एक है एच। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 36, 37, 38, 39, 40, बस करें ना? अब बाकी कुछ क्वेश्चन जो होगा, जब आपसे कुछ गलतियां होंगी तो बताने में भी 2-4 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। तो बस इतने क्वेश्चन बहुत है। वैसे आप गलत नहीं करेंगे, आप लोग सारे इंटेलिजेंट हैं। तो मैं देखता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि 41 के 41 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपको। पक्का? कौन सा बेटा? ये लिख लो, 31, ये 5, ये वाला, ये 5, 1 2 3। अच्छा, इसमें लुक, इसमें 6 कार्बन दिख रहा है क्या? अच्छा, इसे कहते हैं 5-6 बाइंडनेस। चलो, तो इसी के साथ जीआई आपको समझ में आ गया कहां होगा कहां नहीं। अब जो किसी कंपाउंड के जीआई होते हैं ना, तो उन जीआई का नाम कैसे देते हैं? नेम ऑफ जीआई। ठीक है, नेमिंग ऑफ जीआई या टाइप्स ऑफ जीआई। इसमें कुछ क्वेश्चन कर दूं क्या मैं आंसर पहले बता दूं? नहीं, ये 2 बार में होगा, ये 2 बार में होगा। एक बार मैं आंसर बता दूंगा, फिर घर जाके आप सोचेंगे, फिर वापस आएंगे तो अगले दिन उसका आंसर जवाब दूंगा रीजन के साथ। तो आज तो बस इतना ही, ठीक है? तो आपको 3 चीज ढूंढना, पहला रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, और दूसरा क्या, डबल बॉन्ड मिले तो टर्मिनल कार्बन के ग्रुप अलग हो, साइकिल में कोई भी 2 एटम के ग्रुप अलग हो। अच्छा, किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और साइकिल दोनों हो, तो पहले डबल बॉन्ड से चेक कर लो, फिर साइकिल से चेक करो। मान लो एक भी साइड से अगर जीआई हो रहा है तो उसमें जीआई होगा। मान लो किसी में मल्टीपल रिंग प्रेजेंट हो और उसमें 4-5 रिंग में से एक भी रिंग अगर जीआई शो कर रही है तो वो मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। आया समझ में बेटा? तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बच्चे नाराज होने की, एक क्वेश्चन और दे दो, मैं दे देता हूं, लेकिन अब इससे क्वेश्चन नहीं दूंगा इसके बाद। क्या बेटा? जब हम आपको सॉल्व करेंगे ना, तो जहां जहां गलतियां करेंगे उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे गलतियां ना हो। चलिए चलिए, नेमिंग ऑफ जीआई, नेमिंग या टाइप्स ऑफ जीआई। जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेमिंग, बातें नहीं बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का 3 तरह से नाम दिया जाता है। एक आप जानते हैं, इसे सिस ट्रांस बोल सकते हैं आप, सभी को नहीं बोल सकते, परंतु जिसको बोल सकते हैं, एक तो सिस ट्रांस टर्म यूज होता है। कभी कभी जीआई का नाम लेने के लिए लोग ईजेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ई और जेड बोल सकते हैं। और कभी कभी जीआई का नाम लेने के लिए सिन एंटी बोल देते हैं, सिन एंटी जेड। ये 3 वर्ड यूज होते हैं, ठीक है? तो इनके बारे में हम आपको बताएं। सिस ट्रांस तो आपको पहले से पता है, सिस और ट्रांस, इसमें कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, इसमें ये लैटिन वर्ड है, जिसमें सिस का मतलब होता है सेम साइड, इट्स अ लैटिन वर्ड। लैटिन में सिस का मतलब क्या होता है? सेम साइड। और ट्रांस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस, अक्रॉस या अपोजिट साइड, ठीक है? इसके यूज कैसे करते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, डबल बॉन्ड या साइकिल है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, डबल बॉन्ड या साइकिल है। यदि आप इसमें लेफ्ट कार्बन और राइट कार्बन के सेम ग्रुप, सिमिलर ग्रुप अगर एक तरफ नजर आए, कम से कम एक सिमिलर ग्रुप हो, तो एक तरफ नजर आए तो उसे बोलेंगे सिस आइसोमर, और अगर ये सिमिलर ग्रुप क्रॉस नजर आए तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर। ये आप जानते हैं। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बस ये तो सीधा सीधा दिखेगा। सेम ग्रुप अगर एक तरफ दिखेंगे तो क्या बोलेंगे? सिस, क्रॉस दिखेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। कर लेंगे आप लोग, या इसके एग्जांपल दूं आपको? एग्जांपल दूं इसका? अच्छा, जैसे मैं ये पूछूं, लो एग्जांपल लिख लो भाई, हो गया? कुछ कॉमन नेम जो होते हैं यहाँ पर, उनको बताने के लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो एक तीर से 2 निशाने हो जाए, कुछ कॉमन नेम भी समझ में आ जाए। तो इसमें क्या बताएंगे आप? देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा करेंगे, तो ये CH3 सेम ग्रुप एक तरफ है, यहाँ पर CH3 क्रॉस है, तो इसके नाम के आगे सिस लगा देंगे, इसके नाम के आगे ट्रांस। अच्छा, ये बीमारी लगभग हर क्लास में फैलती, ये सिस वाली बीमारी है, मैंने हर क्लास में नोटिस किया। मतलब मैं सोचता हूँ, देखिए इस क्लास में, चाहे इंटेलिजेंट वाली क्लास हो चाहे कोई भी क्लास हो, मतलब ये बीमारी चलती ही चलती है ना। मैं इसी को अभी सोच रहा था, मैंने कहा देखिए अच्छा यहाँ पे क्या होता है। ओके, लेकिन ये है बीमारी, इंसान तो इंसान ही है। इंटेलिजेंट हो जाएगा तो अपना नेचर थोड़ी चेंज कर देगा भाई, डॉक्टर बन जाएगा तो अपना नेचर थोड़ी चेंज कर देगा, ठीक? ओके, अगले यहाँ पर बताएं, यहाँ पर अब देखो, ये मिथाइल और क्लोरीन, ये एक तरफ है तो सिस, और ये क्रॉस है तो ट्रांस। बोलेंगे सर ये तो सेम ही नहीं। एक्चुअली ये मिथाइल और क्लोरीन अगर एक तरफ है तो इसमें जो छिपे हुए ग्रुप होंगे वो भी एक तरफ होंगे। बोलो, और छिपा हुआ ग्रुप यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सिस और ट्रांस हम बोलेंगे इस हाइड्रोजन की वजह से। किस वजह से बोलेंगे बताओ? तो ये कहलाएंगे सिस और ये क्या कहलाएंगे बताओ? ट्रांस। कैसे पता इसका हाइड्रोजन नीचे है और इसका हाइड्रोजन यहाँ पर ये नीचे है, ये ऊपर है? कैसे पता चला जी? ये पता चला हाइब्रिडेशन से। हम सब जानते हैं कि जब sp2 किसी एटम का sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो उसके जो बॉन्ड होते हैं वो ट्राइगोन के 3 कॉर्नर पे होते हैं। तो अगर 2 बॉन्ड पहले से यहाँ है तो तीसरा बॉन्ड यहाँ कहीं होगा, और 2 बॉन्ड पहले से यहाँ है, अगर एक यहाँ है एक यहाँ है तो चौथा बॉन्ड यहाँ कहीं होगा। समझ में आ गया? तीसरा बॉन्ड यहाँ पर कहीं होगा। बोलो यार, तो हम जो पहले से प्रेजेंट 2 बॉन्ड है उनके आधार पर हम डायरेक्शन बताते हैं आने वाले बॉन्ड का। तो जल्दी से बता दें, इसमें ये
यहाँ पे ये इसमें ये दोनों हाइड्रोजन क्या है सेम दिशा में होंगे, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन सेम दिशा में, यहाँ पर एक क्रॉस हो जाए तो ये हो जाएगा सिस और ये हो जाएगा ट्रांस। इसका नेम है सिनामिक एसिड। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल्स होता है, नीडल लाइक क्रिस्टल, जैसे नीडल होते हैं ना वैसे क्रिस्टल्स होता है सिनामिक एसिड। क्या कहते हैं इसको बताओ? सिनामिक एसिड, सिस सिनामिक एसिड, और इसका नाम क्या है बताओ? ट्रांस सिनामिक एसिड। ऐसे और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैं ये आपसे पूछूं, हम आपसे पूछे ये साइक्लोऑक्टेन कौन सा आइसोमर बताओ? ये साइक्लोऑक्टेन का ये सिस आइसोमर है। कैसे पता चला? ये कार्बन ऊपर था तो हाइड्रोजन क्या होंगे? एक तरफ होंगे। ये कौन सा आइसोमर? ये सिस आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर? ट्रांस। कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ये नीचे होगा और इस कॉर्नर का हाइड्रोजन क्या होगा? ऊपर होगा। तो हाइड्रोजन क्रॉस हो जाएंगे, ये ट्रांस हो जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पर बोलूं इसमें कौन सिस है कौन ट्रांस है तो बता देंगे आप लोग। मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ इसमें कौन सी है? साइक्लोडेकीन है। साइक्लोडेकीन में कौन सी से कौन ट्रांस है? पहला क्या है? ट्रांस है। कैसे आपने बताया? ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम में यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? नीचे और अंदर की तरफ होगा और इस कार्बन का हाइड्रोजन बाहर की तरफ होगा। तो जिसकी वजह से क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि ऑलरेडी ये दो बॉन्ड 120 डिग्री पर है, 120 डिग्री पर है, तो अगला बॉन्ड की पोजीशन यहीं पर है। पक्का? यहाँ पर ये बॉन्ड ऑलरेडी 120 पर है तो हाइड्रोजन कहाँ होगा बताओ? ऊपर की तरफ होगा। आया समझ में बेटा? ओके, तो यहाँ पर बता दें इसमें यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे? डबल बॉन्ड पे सेम दिशा में होंगे। ये कौन सा आइसोमर जाएगा? सिस। ये कौन सा आइसोमर जाएगा? ट्रांस। कर लेंगे आप लोग। अच्छा, कभी कभी ये वेज और डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वेज और डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे बताएंगे? जैसे मान लिया ये अगर हमने ऐसे स्ट्रक्चर लिखा, बता दो कौन ज्यादा स्टेबल होगा इसमें बताओ? ये दोनों सीएल सेम दिशा में है तो कौन सा आइसोमर हो गया? सिस। दोनों सीएल अक्रॉस है तो कौन सा आइसोमर जाएगा? ट्रांस। इसको लिखने का एक और तरीका होता है जी, इसे लिख सकते हैं ये सीएल यहाँ पर वेज दिखा दिया और हाइड्रोजन कहाँ हो जाएगा बताओ? डैश लाइन पे। तो ये वेज और डैश का मतलब जानते हैं क्या आप लोग? ये इसका मतलब ये कार्बन पर बाहर की तरफ है और जो डैश का मतलब होता है ये अंदर के साइड है। ये बात आपको पता है ना? इसमें हो सकता है एक ही लाइन लिखाओ, दूसरी लाइन न लिखाओ, सिर्फ वेज ही लिखाओ। तो अगर एक ग्रुप के बारे में लिख दिया, समझ आ गया, तो दूसरा ग्रुप अंडरस्टूड है ऑटोमेटिकली। ये मतलब फिक्स है कि वो कहाँ होगा? डैश लाइन पे होगा। तो ये मिथाइल सेम ग्रुप है, डैश पे वेज पर है, बाहर की तरफ है, तो ये होगा सिस आइसोमर। ये ऐसे लिखे तो भी सिस, ऐसे लिखे तो भी सिस, ऐसे लिखे तो भी। और ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? ट्रांस। ट्रांस में क्या करना होगा? एक सीएल वेज पर होगा तो दूसरा सीएल क्या होगा? डैश। पक्का? तो ये सिस ट्रांस समझ में आ गया आप लोग को? ओके, तो जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे तो आप इस हिसाब से बता सकते हैं कौन सी है कौन ट्रांस है। आप जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे सवाल करूं इसमें यहाँ पर ये OH है, यहाँ ये OH है, यहाँ H है, ये H है। अगली केस में यहाँ पर OH ऊपर है, H और ये OH है। इसमें कौन सी होगा कौन ट्रांस आइसोमर बता देंगे आप लोग। ये पहला क्या होगा? सिस और दूसरा क्या होगा? ट्रांस। पक्का ना? चलिए अब हम पढ़ेंगे इजी आइसोमर्स। अब कौन सा? ये देखिए, जैसे ये मोबाइल चार है ना, इस मोबाइल हम इसे ऐसे रखें बेटा, इस पर एक ग्रुप हो गया ऊपर, ठीक है, और एक हाइड्रोजन क्या हो गया? नीचे। तो हमने ऐसे लिख दिया तो ये वाला स्ट्रक्चर बना। इसमें ये चार मेंबर रिंग है, मिथाइल ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, और इस कार्बन पर मिथाइल नहीं, क्लोरीन, इस पे क्लोरीन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, इस कार्बन पर क्लोरीन ऊपर है, हाइड्रोजन क्या है? नीचे। तो ये इस साइकिल के रिस्पेक्ट में क्लोरीन क्या है? सेम दिशा में। इसे ऐसे लिखें, अगर हम दिखाएं, इसे ऐसे दिखाएं तो ये वाला क्या है? बाहर की तरफ है, तो इसको हम दिखाएंगे वेज, और जो पीछे की तरफ होता है उसे कैसे दिखाते हैं? डैश। जो बाहर की तरफ होता है वो हमें ज्यादा दिखता है। अगर हम आपसे बात करें इन दोनों में कौन ज्यादा दिख रहा है, अगर हम आपसे बात करें कौन ज्यादा दिख रहा है बताइए? कौन सा? ये बाहर वाला, और ये झलक दिखला रहा है, ये झलक है ना, जैसे झलक दिखलाता है हल्का हल्का दिख रहा है ना, तो जो हल्का हल्का दिख रहा है, झलक दिखला रहा है, तो वो डैश लाइन होता है, मतलब वो पीछे की तरफ। तो जो झलक दिखला जाए वो क्या है? पीछे है, और जो मोटा दिख रहा है वो क्या है बताओ? सामने, वो ज्यादा दिख रहा है। तो इसको कहते हैं ये मोटके दोनों सेम साइड है और ये डैश वाले सेम डायरेक्शन में। पक्का? अच्छा, यहाँ पर एक क्लोरीन दिख रहा है, एक झलक दिख रहा है, तो दोनों के अपोजिट है ना बताओ? पक्का? तो कौन सा आइसोमर हो जाएंगे? ट्रांस। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इजेड। ये ई एंड जेड आइसोमर। अच्छा रुक जाओ, इससे पहले इजेड बताएं, बता ही देता हूं। इसका नाम बताओ, ये सिस है कि ट्रांस? अरे सिस भी दिख, देखो इसमें सेम ग्रुप एक तरफ भी दिख रहे हैं और एक क्रॉस भी दिख रहे हैं, तो ये सिस भी है और अच्छा कुछ नहीं, अच्छा जीआई नहीं शो करता। ओ, जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर दिखे, रियल में एक भी कैरेक्टर नहीं होता। मतलब जिसमें सिस भी दिखे और ट्रांस भी दिखे और रियल में, तो मतलब तब उसे सिस और ट्रांस, ये नहीं कि एक एग्जाम में सिस बोल दिया दूसरे में ट्रांस बोल दिया, नहीं, वो ना तो सिस होगा ना ही क्या होगा? ट्रांस। ये डू नॉट शो जीआई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। ओके, तो ये तो खैर समझ में आ गया आपको। अच्छा, अगर बहुत तेज आदमी आप लोग है ना, बहुत तेज डॉक्टर है, मतलब आपको दिखाने से पहले सोचना पड़ेगा कि जो है गरुड़ बैच के डॉक्टर हैं, तो इनको दिखाएं कि ना दिखाएं। कौन है? ट्रांस है, ट्रांस। ये ट्रांस, ये सिस भी नहीं। हाँ, तो वो अब वो जो सिस ट्रांस आइसोमर है वो नाम नहीं दे सकते। सिस ट्रांस नाम देने, रुक जाओ, सिस ट्रांस नाम देने की एक शर्त है कि जो लेफ्ट कार्बन पर एक ग्रुप कम से कम और राइट कार्बन के एक ग्रुप कम से कम कॉमन हो, तभी हम सिस ट्रांस बोल पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बोल पाएंगे। तो सिस ट्रांस की औकात बहुत ज्यादा नहीं है, हर कुछ जगहों पर फेल हो जाता है। और समझ आ गया आपको? ओके, तो अब हम यहीं पर क्या यूज करेंगे बताओ? इजेड। कौन सा नेम यूज करेंगे? इजेड। ओके, अच्छा, जहां सिस ट्रांस यूज करते थे इजेड वहां भी यूज कर सकते हैं, मतलब इजेड हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन सिस ट्रांस हर जगह यूज नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए इजेड, ई और जेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इजेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो ई और जेड ये दोनों जर्मन वर्ड है। कौन से वर्ड है? जर्मनी का वर्ड है, जिसमें ई का मतलब होता है, ई इज टेकन फ्रॉम वर्ड इंटजीजन, शायद आपको पता होगा। फिर आप ENT जीजन, यार ENT डॉक्टर, ENT डॉक्टर नहीं बनने वाले आप लोग है ना। इंटजीजन का मतलब होता है अक्रॉस, और जेड इज टेकन फ्रॉम वर्ड जूसा मैन, इसका मतलब होता है सेम साइड। नहीं, जूसा मैन नहीं है ना, जूसा मैन कुछ भी बोल देते हैं आप, गलत बात। ओके,
ड्यूस बेचने वाले नहीं है ना, ठीक है, ये इजेड है। अच्छा दूसरा, ये सिमिलरिटी बेस्ड नहीं है, सिस ट्रांस सिमिलरिटी बेस्ड, एग्जैक्टली सेम ग्रुप एक तरफ हो तो उसे कहेंगे सिस, और अगर अक्रॉस हो तो बोलेंगे ट्रांस। इट्स प्रायोरिटी बेस्ड, इट्स प्रायोरिटी बेस्ड नेम। इसके लिए हम करते क्या है कि जो रिस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम है ना, इसमें रिस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम जो होता है इसमें हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो दो ग्रुप है और राइट साइड के जो दो ग्रुप है इनका महत्व या इनका प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, वैल्यू, मतलब अपने शब्दों में कहें तो वैल्यू और केमिस्ट्री शब्दों में कहें तो बोले प्रायोरिटी। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको 1 नंबर देंगे और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसे 2 नंबर देंगे। यही काम दूसरे कार्बन पे भी हम करेंगे, ज्यादा प्रायोरिटी वाले को 1 नंबर, कम प्रायोरिटी वाले को 2 नंबर। अगर ये ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है एक तरफ रिस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम में एक साइड नजर आए तो उनके नाम के आगे हम जेड लगा देंगे दुनिया में, और अगर ये अक्रॉस नजर आए तो इनके नाम के आगे क्या लगा देंगे बताओ, ई। ये आप जानते हो, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं ये बातें आपको, ठीक है। इनके नाम के आगे क्या लगा देंगे बताओ, ई। इंडिजीज एंड आइसोमर, सही कौन सा आइसोमर है, दूसरा में आइसोमर। तो दुनिया में जो भी इसका यूपीएससी नेम होगा वो तो हम प्यार से लिखेंगे, बस नाम के आगे सीधे सीधे जेड चिपका देंगे और इसके नाम के आगे क्या चिपका देंगे, ई, बस नाम कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ में? अब समस्या एक है, हम प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं। इसके लिए एक रूल होता है, 3 साइंटिस्ट हैं, कान, इंगोल्ड एंड प्रिलॉग, उन्होंने मिलकर दिया था, उस रूल को हम पढ़ते हैं जिसे सीआईपी रूल कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय सीआईपी रूल। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होता है बताओ, नेक्स्ट, प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड बाय कौन सा रूल, सीआईपी। अच्छा, ये सीआईपी रूल आपको पूरे साल परेशान करेगा क्योंकि इसके बगैर आप इजेड और आरएस नहीं बता पाएंगे, और आरएस नहीं बता पाएंगे तो आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। इनिशियोमर है कि डायस्टीरियोमर्स है और आप कंपाउंड का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान भी है, बहुत टफ भी है। ओके, तो चलिए हम पढ़ेंगे सीआईपी रूल। सीआईपी रूल, डीपीपी नंबर 4, 3 एंड 4 आपका होमवर्क है डीपीपी नंबर 3 एंड 4। खैर अभी तो एक होमवर्क मैंने जीआई का दे रखा है, तो ये 2-3 होमवर्क हो गया आपके, ठीक है। सीआईपी रूल, सीआईपी रूल को हम सीक्वेंस रूल भी कहते हैं क्योंकि इसमें सीक्वेंस में हम चलते हैं, सीक्वेंस रूल। सीआईपी रूल को 3 साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था CAHN, सी के कान नाम इनका, CAHN कान, और दूसरा नाम था इनगोल्ड और तीसरा था प्रिलॉग। तो कॉन, इनगोल्ड एंड क्या नाम इसका बताओ, प्रिलॉग रूल। हाँ चलो, इन्होंने कहा था, मैं जल्दी बता देता हूं इसका रूल को फटाफट। सबसे पहले अगर आपके सामने एटम दिखे, फॉर एटम, यदि आपके सामने एटम दिखे तो प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, एटम के एटॉमिक नंबर देखो और आप बता दो उनका प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जैसे हम आपसे पूछे कि F और Cl में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, बोलो Cl की। अच्छा, Cl और Br में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, Br और I में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, बोलो I की। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा। अच्छा, हमने सुना है कभी कभी एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है, और एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट अलग अलग हो उनको क्या कहते हैं, तो फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बोले तो फॉर एटम व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर, फॉर आइसोटोप्स है ना, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। जिसका मास ज्यादा होगा, याद रखिएगा, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा। जैसे अगर हम बात करें, एक है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, जानते हैं आप लोग, 1H1, दूसरा 1S2, तीसरा 1S3। इन तीनों के नाम भी आपको पता है। पहले का नाम क्या है, प्रोटियम, दूसरे का ड्यूटेरियम, तीसरे का ट्रिटियम, ठीक है। तो किसका महत्व ज्यादा होगा बताओ इसमें, प्रोटियम से ज्यादा महत्व क्या होगा, ड्यूटेरियम। किससे ज्यादा महत्व क्या होगा बताओ, ट्रिटियम का। हाँ, ये आपको 3 नहीं दिख रहा क्या, इसे कहते हैं 1-3 ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं बताओ, 1 मतलब जहां 1 दिखना चाहिए वहां 3 दिख रहा है, जहां 3 दिखना चाहिए वहां 1 दिख रहा है। आप ऐसे ब्लाइंडनेस कभी हो तो आप अपने विजन को सही करके वापस मन की आंखों से देखें। चलिए, एक्चुअली होता क्या, दिमाग हाथ से तेज चला, हाथ तो उसका साथ नहीं दे पा रहा, दिमाग आगे आगे दौड़ रहा है, ये बता दो, ये बता दो, और मुंह उसके पीछे दौड़ रहा है और हाथ उसके पीछे दौड़ रहा है ना, तो ये हाथ कभी कभी पीछे रह जाता है और लिखता कुछ और है, दिमाग चलता रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। सो रूल नंबर 3 क्या है, सुनो। कभी कभी ग्रुप जो होता है, ग्रुप अगर हमारे सामने ग्रुप हो तो उनकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, उस ग्रुप का फर्स्ट एटम देखते हैं, और अगर फर्स्ट एटम सेम हो जाए तो सेकंड की मदद से, सेकंड भी सेम हो जाए तो थर्ड भी सेम हो जाए तो, एंड सो ऑन, देखते रहते हैं, और जब कुछ ना फायदा हो तो सो जाते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, क्या लिखेंगे, फॉर ग्रुप प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय फर्स्ट एटम। मैं लिखूं या लिख लेंगे आप, मैं लिखूं, अच्छा, फॉर ग्रुप प्रायोरिटी is decided by first atom of group. If first atom is common, then we take help from second atom. बोलो, if second is common, then we take help from third atom. If third भी common, तो then we take it and so on. मैं लिख लेना, ठीक है। अब जैसे मैंने ग्रुप लिखा कुछ, ये एक लिखा हमने यहाँ पर F, दूसरा OH, तीसरा CS2 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 Br, नेक्स्ट CS2 CS2 Cl, और कुछ बहुत छोटा पड़ेगा क्या, CS2 यहाँ पर Cl, फिर हमने लिख दिया CS2 के बाद फिर NS2, ठीक है। हमने ग्रुप बना दिया। इनके हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, इनके फर्स्ट एटम देखेंगे। ओके, इसके लिए हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट एटम वैसे तो आपको दिखता है, आराम से ना दिखे तो इसके स्ट्रक्चर को खोल लिया करें, खोलेंगे स्ट्रक्चर को, अगर आपको जरा इसमें क्या खोले तो जैसे वैसे दिखेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा आप इन्हें तो फील आता है बस, और कुछ नहीं, गलत नहीं होता। अगर आप सिर्फ आता हुआ सवाल गलत करना छोड़ दें और आता हुआ चीजों को रिवाइज करके प्रॉपर चले जाएं तो 700 नंबर तो तय है आपका। और मेरी इच्छा है कि जब कर ही रहे हैं तो ना तो 720 एक फोटो खिंचाने का मौका मुझे मिले आपके साथ, कम से कम बता सकूं कि इनको पढ़ाया है, भले ही थोड़ा सा पढ़ाया पर पढ़ाया। तो आईफोन तभी मिलेगा जब आपकी रैंक जो है 1 से 9, हाँ 1 डिजिट। देखो हम गरीब मास्टर है तो हमें तो जुगाड़ करके आपको देना पड़ेगा गिफ्ट, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अब हम कंपनी थोड़ी, कंपनी गिफ्ट देगी। ओके, अच्छा फर्स्ट एटम वो गिफ्टेड है, मतलब मेरा नहीं है, तो गिफ्टेड जो भी है मेरे पास। हम तो हमारा बस चले तो हम तो एक साइकिल से चले यार, हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम आपको गाड़ी देंगे, पहली रैंक ला दीजिए आप।
ओके, बोलेंगे अरे बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, पहली रैंक हम ला देंगे, है ना, और उसको ऐड करके इतने सारे बच्चे जुटा के ये अपने तो ऑडी खरीद लेंगे और हमें जीत दे देंगे, है ना। तो ठीक है, कोई नहीं, इधर ये याद रखिएगा, इसमें फर्स्ट एटम कौन सा है, ये फ्लोरीन, इसका फर्स्ट एटम ऑक्सीजन, इसका फर्स्ट एटम फ्लोरीन, इसका ऑक्सीजन, इसका फर्स्ट एटम कार्बन, इसका फर्स्ट एटम कार्बन, इसका फर्स्ट एटम कार्बन। तो भाई यहाँ फैसला हो चुका है कि सबसे अधिक इसमें प्रायोरिटी किसकी होगी बताओ, फ्लोरीन की। ये हमें पता चल चुका है कि सबसे अधिक प्रायोरिटी क्या होगी, फ्लोरीन। जगह नहीं आ रहा अपने पास, और मिल गया जगह, ठीक, स्मार्ट बोर्ड दिया कंपनी तो फायदा उठाते हैं हमने। क्या हुआ, नेक्स्ट सेकंड एटम, इसमें बहुत सारे फंक्शन, एक्चुअली समय नहीं मिल रहा, अब सवा घंटे की क्लास घुसती क्लास में खत्म हो जा रहा है, कम से कम 1-2 घंटे की क्लास हो तो पढ़ाने का कुछ मजा ही है, जब तक मूड बनता तब तक। ओके, इधर बताओ, देखो इसमें तो हमें सबसे अधिक प्रायोरिटी किसकी होगी, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9, बोलो बोलो बेटा, फ्लोरीन, उसके बाद OH, उस इनका तो फैसला हो चुका है, उनमें हमें बताना बाकी है। इसका सेकंड एटम देखते हैं, इसका फर्स्ट एटम अगर ये वाला कार्बन है तो सेकंड एटम पर इसके ये हाइड्रोजन आएगा, ये आएगा, ये सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो हम ध्यान हाइड्रोजन को नहीं देते, हम ध्यान ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को देते हैं, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला कार्बन है, बाकी H को लिखना चाहो तो लिख लो, पर ध्यान हमारा हमेशा कहां रहेगा, कार्बन पे। अच्छा, इसका जो सेकंड एटम होगा यहां से देखिएगा, यहां पर भी कार्बन और संग 2 हाइड्रोजन है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड है, ओके, यहां भी सेकंड एटम कार्बन है। अब यहां पर सेकंड एटम क्या है बताओ, ये सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड एटम नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन और संग 2 हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, अब नाइट्रोजन के आने से किसका महत्व ज्यादा हो गया, इसके बाद आ जाएगा CH2 और NH2 आ गया। अब इसके बाद थर्ड एटम देखेंगे, अब इसका फैसला हो चुका है, इसमें हम आगे दिमाग नहीं लगाएंगे, इसमें भी दिमाग नहीं लगाएंगे, इसमें भी दिमाग नहीं लगाएंगे, अब हम थर्ड एटम के द्वारा सिर्फ फैसला करेंगे किसके बीच में, ये बीच के तीसरे और चौथे, बता दो इनके बारे में जरा सा। इसका थर्ड एटम कौन, ये अगर पहला है, ये पहला कार्बन है, तो दूसरे नंबर पे ये कार्बन है और तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो तीसरे नंबर पे कार्बन संग 2 हाइड्रोजन, इसमें तीसरे नंबर पे क्या बताओ, ये पहला दूसरा, तो तीसरे नंबर पे क्लोरीन संग 2 हाइड्रोजन। दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है, अरे पीछे वालों आपको भी दिख रहा है कि बस रिलैक्स मूड में बैठे हैं ना यहाँ पर। अब सबसे अधिक इसके बाद क्या हो जाएगा आगे, CH2 CH2 Cl, देन CH2 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 बिहार, ये है CIP प्रायोरिटी ऑर्डर। कर लेंगे क्या ऐसे आप लोग, क्वेश्चन मिलेगा आपको और ढेर सारा मिलेगा, अभी तो हम आगे बढ़ते रहते हैं, बड़े आगे क्या। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, ठीक है। अगर कभी मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप, बस किसी ने भी मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिया तो मैंने कहा लाओ वो बताई दूं, नहीं तो फिर कभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर सकते हैं लोग, है ना। अब तो इसको बता के जाऊंगा, अगली क्लास में भले ही लेट हो जाऊं। कौन बच्चे, ओके, ठीक है। अगर हमारे सामने मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप जो इधर देखें, तो हम अगर हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं, तो अगर इसका फर्स्ट एटम देखेंगे तो बोलेंगे नाइट्रोजन है, सॉरी फर्स्ट कार्बन है, सेकंड नाइट्रोजन है, फर्स्ट कार्बन है, सेकंड नाइट्रोजन है, फर्स्ट कार्बन है, सेकंड नाइट्रोजन है। तो ऐसे केसेस में जब मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप होते हैं उनको सिंगल बॉन्ड ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, या मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप का हम डमी स्ट्रक्चर बनाते हैं और सारे मल्टीपल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं और इनके फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इनके फीलिंग को ध्यान में रखते हुए इनका हम सिंगल बॉन्डेड ग्रुप बनाते हैं, स्पाई बॉन्ड हटा के सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, या इनका डमी स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, डमी स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब याद रखना, जैसे ये फील कैसे करते हैं, जैसे अगर कभी ऐसे दिखे कि कहीं पर गुड्डू भैया है और इनके साथ बबलू भैया ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े, नाम लिख रहे हैं ऐसे, नथिंग, ठीक है। तो याद रखना, ये गुड्डू भैया दुनिया वालों को क्या कहते हैं कि मेरे पास 3 बबलू हैं, कितने बबलू हैं, जितने सामने बॉन्ड होंगे ना उतने बबलू नाम लेंगे, और बबलू भैया भी दुनिया वालों को क्या कहते हैं, मेरे पास कितने गुड्डू भैया, 3 गुड्डू भैया। तो इनकी जो फीलिंग है उसी को एक्सप्रेस कर दो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो रियल में ये गुड्डू बबलू भैया को आपने दिखा दिया, बोलो, ये तो भाई आपका भी नाम हो सकता है गुड्डू बबलू और किसी का भी नाम हो सकता है, ओके ठीक है। अच्छा बताओ, ये गुड्डू भैया अगर इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड हमने बनाया, तो अभी गुड्डू भैया के पास कितने बबलू भैया हो गए, कितने की कमी है, तो यहाँ 2 बबलू भैया को इनके साथ चिपका देते हैं, हो गया, नहीं आया समझ में। अच्छा फिर बबलू भैया पास कितने गुड्डू भैया, अब बबलू भैया पास एक गुड्डू भैया तो जुड़ चुके हैं, कितने गुड्डू भैया और होने चाहिए बताओ, नहीं आया समझ में, तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम 2 गुड्डू भैया। बेटा समझ में आया कि रियल एग्जांपल बताऊं, आ गया, मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आया होगा, बोलो। अच्छा ऐसे जैसे मान लिया कहीं जेठा और अय्यर भाई के बीच में डबल बॉन्ड हो, मुझे पता है कि आप डिस्टर्ब करेंगे, अभी एग्जांपल ये भी मैं चेंज कर दूंगा, इतना मिला इसे काम चलाइए, ठीक है। अब यहाँ पर जेठा भैया क्या बोलेंगे, मेरे पास कितने अय्यर भैया है, तो और अय्यर भैया बोलेंगे मेरे पास कितने, तो याद रखिएगा जेठा और अय्यर भाई को पहले हम जोड़ देंगे और फिर इनकी फीलिंग को दिखाएंगे। अभी जेठा भैया के पास एक अय्यर तो हो गए, एक अय्यर और जोड़ेंगे, और अय्यर भैया के पास एक जेठा हो गया, एक जेठा हो गया, इसका टाइम। अब हम इसे इधर बनाए, कार्बन भैया कह रहे हैं मेरे पास कितने नाइट्रोजन है, 3 है, तो एक रियल में तो हम बनाई दिए, ये देखो रियल में हमने बना के दिया। अब हमें क्या करना है इसके साथ, इनकी फीलिंग, तो इस कार्बन में कितने नाइट्रोजन, 2, नाइट्रोजन भैया के पास कितने कार्बन, नाइट्रोजन कितने कार्बन, 2 और बनाते हैं, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर भी आप बनाए, बोलो बेटा देखो, कार्बन कहते हैं कि दुनिया वालों से कि मेरे पास 2 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन हमें दिखा दिया, 1 नाइट्रोजन भी दिखा दिया, ये नाइट्रोजन भी दिखा दिया, और नाइट्रोजन कहते हैं कि मेरे पास 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन हमने और दिखा दिया, और यहाँ पर जो जैसा है वैसा दिखेगा। अब इनके ये जो सिग्मा बॉन्डेड है इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एटम क्या होगा जल्दी से बताएं, इसका फर्स्ट एटम जो होगा ये कार्बन, इसका फर्स्ट एटम कार्बन, इसका फर्स्ट एटम कार्बन, ये तीनों में कार्बन सेम है कि असेम, सेम है कि असेम, असेम मतलब डिफरेंट होता है, डिक्शनरी में नहीं मिलता पर फील कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड एटम बता दे जल्दी से यहाँ पर,
इसमें कितने सेकंड एटम है? अबे ये पहला है तो ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड। कितने नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन। बोलो यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन। ये बस सबको समझ में देखनी आगे। अब बताओ किसका महत्व ज्यादा होगा इसमें, बताओ। ये CN का ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। लगे हाथ, 2-3 होमवर्क ले लो इसके बाद इस पे। डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ फॉलोइंग ग्रुप, डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ फॉलोइंग ग्रुप। फर्स्ट छोड़ दो, बस 1 मिनट और दीजिएगा। ओके, गुस्सा थूक दीजिएगा, है ना। बाहर जाके हमारी सबसे अधिक मेहनत जो है इनका होता है ये पूरा इसे एडिट करना, आप तक पहुंचाना। और हम तो पढ़ा के चले जाते हैं पर असली मेहनत यही करते हैं, आप तक पहुंचाना। आप भूल जाए तो बस मुझे 1 मिनट का समय और दीजिए, मैं आपको 2 मिनट में छोड़, मतलब फ्री कर दूंगा क्लास। क्यों बात करें आप लोग आपस में, एक दूसरे को जानते हैं क्या? अच्छा, अच्छा ज्यादा हो गया क्या? तो 3 आगे वाले मिटा दीजिएगा, है ना। पहले वाले जो 3 थे उसको मिटा दीजिएगा, लास्ट वाले 3 रख लीजिएगा, है ना। ये रहा कुछ स्ट्रक्चर, तो ये कर लेंगे आप लोग होमवर्क। तो इसी के साथ